फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 9 का लास्ट पार्ट है, 9th बी, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने कब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया, कब ऐड किया, इसके फंक्शंस वगैरह जो भी है, वर्किंग कैसे करती है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, इसे ऐड कब किया गया था, इसके मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसे ऐड किया गया था 97th अमेंडमेंट 2011। ये अमेंडमेंट आपको याद रखिए, पूछा जा सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कब ऐड किया गया था। 1997th अमेंडमेंट 2011 को इसे ऐड किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये कौन से पार्ट में आता है, तो फ्रेंड्स इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 9th में पंचायती राज है, 9th ए में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और 9th बी में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है। इसके आर्टिकल कहां से लेके कहां तक इसके साथ डील करते हैं। 243 ही आर्टिकल रहेगा। जेड जी जो था लास्ट आर्टिकल था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो इसका स्टार्ट होगा जेड एच से लेकर के 243 ZT। ये लास्ट आर्टिकल है 243 ZT जो है ये डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। इसमें कुछ एक मेन आर्टिकल्स भी है जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, और वो ऐसे पूछता है कि क्रॉस करके देगा आपको। एक आर्टिकल एग्जामिनर कभी भी सिविल में नहीं पूछता है, वो 5 आर्टिकल्स देगा, फिर आपको उसे क्रॉस करके बताना है कि कौन किसके साथ डील करता है, फिर जाकर के वो आंसर मिलेगा ए बी सी, वो 5 ऑप्शंस का एक आंसर बनता है। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 जो कि कहता है कि राइट टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। तो आर्टिकल 19 कहता है, ये फंडामेंटल राइट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ये पहले ही दे के रखा है। और इसके अलावा अगर मैं 9 आर्टिकल 43 की बात करूं, आर्टिकल 43 जो आता है वो डीपीएसपी के साथ डील करता है, और डीपीएसपी, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म करना। ये कहता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 43 बी जो कहता है कि ये डीपीएसपी का, कि प्रमोशन, हमें जो प्रमोशन करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है, तो इसका अगर मैं बात करूं, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड दे के रखा, तो ये पार्ट 3 क्लॉज 1 क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज थर्ड में जो ये वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंशन करके रखा है। कई बार ये पूछ लिया जा सकता है, लेकिन आपको ये बेसिक सी चीज है जो मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अब इसके टेन्योर की, अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, तो ये 5 साल का रहता है। इसके अलावा जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है ना, उससे जो है एक सीट रिजर्व करनी पड़ती है, यहाँ पे रिजर्व करनी पड़ती है, चाहे वो एससी हो या फिर एसटी के लिए। और 2 सीट्स जो है उन्हें रिजर्व करनी पड़ती हैं, वो जो करनी पड़ती हैं, रिजर्व करनी पड़ती है वुमेन्स के लिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इसकी मैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर बात करूं, इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, या फिर आप कह लीजिए नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये मैक्सिमम की मैं बात करता हूं, तो यहां पे देके रखा है कि इट शुड नॉट मोर देन 21। तो ये 21 तक लास्ट हो सकती है, लेकिन 21 से ज्यादा जो ये नहीं हो सकती है। इट शुड नॉट बी मोर देन 21, 21 से ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और उसमें भी एक कंडीशन है कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है उससे कंफर्म करना पड़ता है कि एक सीट रिजर्व करनी पड़ती है उनको, एक सीट एससी एसटीज के लिए, 2 सीट वुमेन्स के लिए करनी पड़ती है, और इसके मैक्सिमम डायरेक्टर्स 21 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूं इसके अलावा कि स्टेट लेजिस्लेचर को ऐसे प्रोविजंस भी रखने पड़ते हैं, जो ये पर्संस होते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उनके पास एक स्पेशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनके पास एक्सपीरियंस किन चीजों का होना चाहिए, बैंकिंग का होना चाहिए, मैनेजमेंट का होना चाहिए, और फाइनेंस का जो है ये इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ये किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो।
तो यहाँ पे मैंने पहले लिख के रखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर शुड मेक प्रोविजन फॉर कोऑप्शन ऑफ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट और स्पेशलाइजेशन इन एनी फील्ड। तो इनके पास कोई स्पेशल, इन तीन चीजों में से किसी एक का जो इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर्स बन सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बैंक इसके ऑडिट की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, तो ये जो इसका ऑडिट है 6 महीने के बाद, 6 महीने में हो जाना चाहिए, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म होता है। अकाउंट ऑफ एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी ऑडिटेड विद इन 6 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और ये ऑडिट जो आता है ना, इसका ऑडिट, ये ऑडिट जो आता है अंडर आर्टिकल 243 ZM के तहत आता है, इसके अंडर आता है। तो ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है। अब मैं बात करूं कोऑपरेटिव के फाइल्स की जो रिटर्न होती है ना, वो भी बिल्कुल ऑडिट की तरह ही है, वो भी 6 महीने के अंदर ही होनी चाहिए जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। So every cooperative society shall file return within 6 months of the close of financial year। 6 महीने के अंदर करना पड़ता है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो इसके पास इनको अथॉरिटी जो देता है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट से इनको अथॉरिटी मिलती है। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूं ये कौन कौन सी चीजों पे इनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है, तो वो होती है एनुअल रिपोर्ट ऑन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, इट्स ऑडिट स्टेटमेंट, इसकी जो ऑडिटेड स्टेटमेंट होती है इसकी वो स्टेटमेंट्स, और लास्ट में अगर बात करूं लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स बाय लॉ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैंने सिर्फ 2-3 ही बताई जो कि आपको बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीजों पे होता है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑल इट्स एक्टिविटीज पे ऑडिटेड स्टेटमेंट, और एंड एक और जो लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट जो कि लॉ के थ्रू होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लॉ के तहत होती है। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में बस इतना ही। जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थी वो मैंने आपको बता दी। आज जो पूरा पार्ट 9 जो है कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।